बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने वाला मुल्क कतर उन ममालिक में भी सरे फहरिस्त है जो अपने शाहाना लाइफस्टाइल की वजह से तमाम दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। कतर न सिर्फ शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले हुक्मरानों का मुल्क कहलाता है, बल्कि इसकी आवाम भी दुनिया में अपनी अमारत और शाह खर्चों की वजह से मशहूर है। ये एक ऐसा अमीर तरीन मुल्क है जिसके हर बाशिंदे की सालाना GDP 63,505 डॉलर्स है। आम अल्फाज में अगर आप कहें तो यहाँ रहने वाला हर बाशिंदा ही बिलियनियर है। बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक फ़िक्स आमदनी के लिहाज से कतर दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। गौरतलब बात यह है कि एक छोटे से मुल्क के बाशिंदे जब इतने ज़्यादा अमीर और खुशहाल हैं तो फिर यहाँ का बादशाह कितना अमीर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये छोटा सा अमीर तरीन मुल्क आज से तकरीबन 50 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये एक इंतहाई पसमानदा और गरीब मुल्क था जो कि खुश्क और बियाबान, सहरा और रेतले और बंजर मैदानों पर मुश्तमिल था। लेकिन यहाँ के अक्लमंद हुक्मरानों के एक दुरुस्त फैसले ने कतर की काया ही पलट के रख दी। इस हुक्मरान की दूरअंदेशी ने कतर को तरक्की की इंतहाई बुलंदियों पर पहुँचा दिया, जिसके शाह खर्च हुक्मरान ने तुर्की के तैयब उर्दगान को 500 मिलियन मालियत का प्राइवेट तैयारा भी तोहफे में दिया। इस तैयारे को देखकर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के सरबराह भी हैरान रह गए। आज हम कतर के इसी शाह खर्च हुक्मरान के शाह खर्चों और लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, और हम ये भी बताएंगे कि गरीब तरीन मुल्क के सरबराह का वो कौन सा ऐसा फैसला था जिसने कतर को इतना अमीर और शाह खर्च हुक्मरानों का मुल्क बना डाला। दोस्तों, कतर का हुक्मरान तमीम बिन हमदान इस वक्त अपने शाहाना लाइफस्टाइल और लग्जरी लाइफ की वजह से तमाम दुनिया के लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अगरचे अरब ममालिक के हुक्मरान आम तौर पर शाहाना लाइफस्टाइल ही रखते हैं, लेकिन तमीम बिन हमदान की बहुत सी ऐसी खूबियाँ हैं जो उन्हें दूसरे अरब ममालिक के हुक्मरानों से मुमताज़ और मुनफरिद बनाती हैं। तमीम बिन हमदान 3 जून सन 1980 को पैदा हुए। उनका पूरा नाम तमीम बिन हमीद अल-लिसानी है। उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी से अपनी तालीम मुकम्मल की और सन 2003 में उनके वालिद के बाद उन्हें कतर का बादशाह बना दिया गया। तमीम बिन हमदान का कतर के हुक्मरान के तौर पर दुनिया के सामने आना पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक के लिए इंतहाई हैरान कुन बात थी, जिसकी वजह ये थी कि आम तौर पर यह देखा जाता है कि खलीजी ममालिक में हुकूमत वरासत में मुंतकिल होती है, यानी उन ममालिक में बाप की मौजूदगी में बेटा हुक्मरान नहीं बन सकता। लेकिन शेख हमदान ने खलीजी ममालिक की इसी रवायत को तोड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि इस तर्ज़ हुकूमत में जिसमें वरासती हुकूमत कायम की जाती है, लोगों के दिलों में हुकूमत के लिए इज़्ज़त व एहतराम मौजूद नहीं होता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से अपनी हुकूमत अपने बेटे तमीम हमदान को मुंतकिल करने का फ़ैसला किया, ताकि वो इस रिवायत को ख़त्म करें जो माजी में बाप और बेटे के दरमियान तलखियों का बायस बनती रहती है। इस वजह से अपने दौरे हुकूमत के आगाज़ में ही तमीम बिन हमदान को इनफरादियत हासिल थी। तमीम बिन हमदान को खेलों का भी बहुत शौक़ था और अपने इसी शौक़ की बिना पर वो सन 2015 में दोहा एशियन गेम के चेयरमैन के तौर पर सामने आए। तमाम दुनिया इस वक्त देखकर हैरान रह गई जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर को मेज़बानी का मौका दिया गया, तो कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए 100 अरब डॉलर खर्च कर डाले। कतर के प्रिंस ने 3 शादियां कर रखी हैं। उन्होंने सबसे पहले शादी सन 2015 में जवाहिर बिन्नत हमास बिन सलेमान से की। उसके बाद दूसरी शादी की। उनकी दूसरी बीवी का नाम अनोद बिन्नत मानी उल हुजरा है। वो दोहा कतर में अपने अजीम व शान महल नुमा घर में अपनी बीवियों और बच्चों के साथ रहते हैं। इस महल की मालियत अरबों नहीं बल्कि खरबों US डॉलर बताई जाती है। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में इनकी बहुत सी जायदादें मौजूद हैं। उन्हें अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ ख़रीदने का भी बहुत शौक़ है। अगर उनकी नेटवर्थ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेशुमार मालो दौलत के मालिक हैं। अलबत्ता एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 3.5 बिलियन US डॉलर्स है, जो कि रुपयों में अरबों नहीं बल्कि खरबों बनती है। आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि कतर की मजमूई आबादी में से सिर्फ 14% आबादी ही कतर की अपनी आबादी है। बाकी लोग दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए हैं, जिनका ताल्लुक तकरीबन 180 ममालिक से है। एक बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक सिंगापुर के बाद कतर में दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति लोग रहते हैं। इसकी तकरीबन 13% आबादी करोड़पति है। इसके बावजूद उनसे टैक्स नहीं लिया जाता और ना ही यहाँ कोई गरीब आदमी पाया जाता है।
ये जानने के बाद आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि क्या कतर के पास कोई पोशीदा ख़जाना मौजूद है जिसने उन्हें इतना ज़्यादा अमीर मुल्क बना दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके पास बिलाशुबा एक पोशीदा ख़जाना मौजूद था जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और जहानत से हासिल करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो इस वक्त अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। जबकि आज से सिर्फ 50 साल पहले तो कतर एक इंतहाई गरीब, पसमानदा और खस्ता हाल मुल्क था, बल्कि अगर कहा जाए तो 12,000 नफूस पर मुश्तमिल एक खित्ता था जिसे मछेरों का शहर कहा जाता था। यह खस्ता हाल इलाका था जो कि खुश्क और बंजर सहराओं और रेतले पथरीले मैदानों पर मुश्तमिल था, जहाँ ना तो आज के कतर की तरह ग्रीन लैंड्स मौजूद थीं और ना ही ऊंची ऊंची आसमानों से बातें करती हुई अमारात, ना ही यहाँ सोने और जवाहरात से भरी हुई दुकानें दिखाई देती थीं। अगर उनके पास थी तो एक मुखलिस और अक्लमंद हुकूमत जिसने कतर को इस पस्ती और गुर्बत से निकालकर तरक्की और अमारत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उस वक्त कतर की अपनी कोई फौज नहीं हुआ करती थी। सन 1916 में पहली जंग अजीम के दौरान कतर को अपनी हिफाजत की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि उस वक्त कोई भी मुल्क इस खित्ते पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता था। उस वक्त कतर के हुक्मरान अब्दुल्ला सानी ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक अजीबो गरीब मुआहिदा किया, जिसके तहत अगले 55 साल तक कतर दिफाई मैदान में ब्रिटिश एम्पायर के ज़ेरे असर रहेगा। लेकिन वहाँ से निकलने वाले कुदरती ज़खायर में से एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर का होगा। ब्रिटिश एम्पायर के कतर में आने के बाद यहाँ पर्ल इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करने लगी, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी मछेरों पर मुश्तमिल थी। लेकिन ये मछेरे खाना बदोश थे और जब जापान ने मोती तलाश करने का एक नया तरीका निकाला तो कतर की ये पर्ल इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल का शिकार होने लगी और कतर के रहने वालों ने इस जगह से नकल मकानी करना शुरू कर दी। वो नए रोज़गार की तलाश के लिए कतर के हमसाया ममालिक ईरान और सऊदी अरब जाना शुरू हो गए। सन 1940 में कतर में तेल की दरियाफ्त ने उनकी नकल मकानी करने वाले कतरी खाना बदोशों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर ली। कतर में तेल दरियाफ्त हो चुका था, लेकिन ये तेल बहुत कम मिकदार में था और इसमें से एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर ले जाता। 1960 तक कोई और नया कुआं दरियाफ्त ना हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह कतर की गुर्बत थी। फिर 1969 में तेल का एक और नया कुआं दरियाफ्त कर लिया गया, लेकिन इससे भी कतर की इकॉनमी में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। 1971 में कतर की एक नॉर्थ फील्ड में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड दरियाफ्त की गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी, लेकिन इसके बावजूद ये कतर की मईशत को सहारा ना दे सकी, क्योंकि उस वक्त गैस की सप्लाई दूसरे ममालिक को गैस पाइपलाइनों के ज़रिए की जाती थी और चीन, जापान वगैरह को जिनको गैस की ज़रूरत थी वो कतर से काफ़ी दूर थे। इसलिए ये डिस्कवरी बस कागज़ों की हदूद तक ही महदूद रह गई। फिर 1973 में कतर ने ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन उस वक्त भी कतर की मुआशी हालत काफ़ी ख़राब थी। 1995 ही वो साल था जब कतर की तकदीर बदलने का आगाज़ हुआ, जब हमदान बिन खलीफा ने अपने वालिद से हुकूमत लेकर अपने हाथ में कर ली। यही वो अक्लमंद शख्स था जिसने कतर को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दिया। हमाद बिन खलीफा जान चुके थे कि कतर को सिर्फ तेल ही पर नहीं चलाया जा सकता, बल्कि कतर की तरक्की का राज गैस में पोशीदा है। लेकिन चीन और जापान तक पाइपलाइनों का बिछाना नामुमकिन था। हमदान बिन खलीफा ने एक दिन कतर के तमाम बड़े साइंसदानों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि क्यों ना हम अपनी इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें और फिर उसे बहरी जहाज़ों के ज़रिए दूसरे ममालिक तक पहुँचाएँ। ये सोच कामयाबी से हमकिनार हुई। सबसे पहले इस गैस को मनफी 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर कामयाबी के साथ जमाया गया और फिर उसे बहरी जहाज़ों में भरकर दुनिया के दूसरे ममालिक तक पहुंचा दिया गया। यूँ कतर दुनिया में गैस की एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया, जिसके नतीजे में बड़ी मिकदार में सरमाया कतर आने लगा, जिसे कतर के हुक्मरान ने बड़ी अक्लमंदी के साथ कतर की डेवलपमेंट पर लगाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें तामीर की जाने लगीं, हाईवेज़ बनाए जाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता कतर की शक्ल बदलने लगी, जिसके नतीजे में टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद ने कतर का रुख किया। अब गैस और तेल के बाद टूरिज़म कतर में इकॉनमी का तीसरा बड़ा ज़रिया बन गया और कतर ने तेज़ी से तरक्की करना शुरू कर दी। खलीफा बिन हमदान ने गैस से हासिल होने वाले ज़र मुबादला को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बजाय उसे बड़ी अक्लमंदी और जहानत के साथ कतर की खुशहाली और तरक्की के लिए बहुत से नए मंसूबों में लगाने का आगाज़ किया, जिसने उसके मुल्क के आने वाली नस्लों की भी तकदीर संवार दी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी ऐसा सच्चा
और मुखलिस हुक्मरान अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।